हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट सेकंड कवर करेंगे। क्लियर है? इससे पहले हम फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको कवर करवा चुके हैं, उस पर आप सभी का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स सपोर्ट मिला है, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें हम टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में यहाँ से सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ से आपको पता चलने वाली हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपको मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर भी आपको पीडीएफ नोट्स स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में इसके भी आपको लिंक मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं गाइज हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। कंटिन्यू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं सारी मल्टीपल एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछे जा चुका है। कोणार्क मंदिर का जो निर्माण हुआ था ये हुआ था नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा नरसिंह देव प्रथम। और यहाँ पर ये आप इमेज भी देख सकते हैं, ये है कोणार्क जो मंदिर है, सूर्य मंदिर इसकी। तो आप अपने माइंड में याद रखिएगा कहाँ पर है, आपका ओडिशा में स्थित है, ध्यान रखिएगा ओडिशा में स्थित है ये आपका। और इससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो पूरी डिटेल हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। देखिए, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा लगभग 1250 ईस्वी में बनवाया गया था। तो ये किस राजवंश के थे? ध्यान रखिएगा, पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम। ध्यान रखिएगा, पूर्वी गंगा राजवंश के थे ये। इसके अलावा कब बनवाया था? तो 1250 ईस्वी में बनवाया था। किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। क्लियर है? ये 4-5 चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती है, और जो चीज़ें पूछी जाती है, यह मंदिर किसको समर्पित है? तो भगवान सूर्य देव को समर्पित है यह मंदिर। हिंदू मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। पुरी से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित ये है। क्लियर है? मंदिर परिसर में विशाल पहियों और घोड़ों के साथ 100 फुट ऊंचा रथ है, जो मुख्य रूप से खंडर में है। और इस परिसर यानी मंदिर परिसर को इसकी स्थापत्य महानता के लिए और मूर्तिकला के काम के परिष्कार और बहुतायत के लिए 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है इसको यूनेस्को की जो सूची है, यूनेस्को धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? 1984 में। क्लियर है? 1984 में, 1984 में इनको शामिल किया गया। इसके अलावा इस मंदिर को ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। ब्लैक पेगोडा के नाम से भी इस मंदिर को जाना जाता है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को। 13वीं शताब्दी में निर्मित कोणार्क मंदिर की कल्पना सूर्य भगवान के विशाल रथ के रूप में की गई थी, जिसमें 7 घोड़ों द्वारा खींचे गए 12 जोड़े उत्कृष्ट अलंकृत पहिए थे। मंदिर कलिंग वास्तुकला विरासत, विदेशी समुद्र तट और प्रमुख प्राकृतिक सुंदरता का एक आदर्श मिश्रण है। यह प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1958 और इसके नियम 1959 द्वारा भारत के राष्ट्रीय ढांचे के तहत संरक्षित हैं। तो इससे जितनी भी आपकी डिटेल बन सकती थी हमने आपके सारी कवर करवा दी है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, निम्न में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? सही जवाब यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा, यानी कि कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा आप, कनिष्क यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल कवर करते हैं। देखिए, कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने 78 ईस्वी में शक युग की जो है शुरुआत की थी। कुषाणों ने प्रसिद्ध रेशम मार्ग को नियंत्रित किया। इसके अलावा इनके शासनकाल के दौरान चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, और उनके वंशजों ने उन्हें देवपुत्र कहा, जिसका अर्थ होता है देवताओं का पुत्र। तो ध्यान रखिएगा, ये कनिष्क के बारे में डिटेल हम आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई थी? ये जो दी गई थी किस एक्ट के तहत दी गई थी, ये आपसे पूछा गया है। सही जवाब आपका हो जाएगा चार्टर्ड एक्ट 1813, यानी कि हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चार्टर्ड एक्ट 1813 के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार और अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई थी। देखिए, चार्टर्ड अधिनियम 1813 की अगर अपन बात करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो भारत के साथ व्यापार के संदर्भ में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया इस अधिनियम ने 1813 का। कंपनी को 20 और वर्षों के लिए चाय और चीन व्यापार के संदर्भ में एकाधिकार प्राप्त हुआ। इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के प्रचार
के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए तक का अनुदान प्रदान किया गया। और इस अधिनियम ने स्थानीय सरकारों को कर लगाने और संचित करने का अधिकार दिया। इस अधिनियम के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने और ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई थी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि भारत में जो कैग होते हैं, CAG कैग, कंट्रोलर जनरल, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति जो है कौन करता है? इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपका जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डिटेल कवर करते हैं। देखिए भारत के राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति भी करते हैं। क्लियर है? राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मोहर के तहत वारंट जारी करके कैग की नियुक्ति करते हैं। ध्यान रखिएगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है कैग का। कैग को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से और समान आधार पर पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करते हैं और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। इसके अलावा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का मुखिया भी होता है। भारत के वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करें कैग की, तो यह है गिरीश चंद्र मुर्मू। इन्होंने 8 अगस्त 2020 को कैग का पदभार संभाला था। भारत के 14वें नंबर के CAG यानी कैग ये हैं। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये हैं 14वें नंबर के गिरीश चंद्र मुर्मू। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में भी आपसे पूछे जा सकता है, तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ये कौन निर्धारित करता है? यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, निर्धारित करता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इस तरह के जो क्वेश्चन है कई सारी बार आपकी मल्टीपल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ध्यान रखिएगा, और आगे भी 110% पॉसिबिलिटी है कि इनकी क्वेश्चंस आपके बने, है ना। आप सभी को बताइए पूरा पेपर हार्ड नहीं आ सकता, इजी, मीडियम और हार्ड, है ना। तो इजी, मॉडरेट और हार्ड इस तरह का पैटर्न रहता है। कुछ क्वेश्चंस इजी रहते हैं, कुछ मीडियम रहते हैं और कुछ हार्ड लेवल के रहते हैं। तो क्वेश्चंस तो आपके बनते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे वो कठिन ही डाल देंगे, ऐसा भी नहीं है कि सारे के सभी वो इजी ही डाल देंगे। पेपर जो है एक अलग लेवल से सेट किया जाता है, उसमें अलग अलग चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है पेपर को सेट करते टाइम पे। तो सभी क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी रहती है कि कौन सा क्वेश्चंस किस तरीके से किस पैटर्न में आता है, इजी वाले में या हार्ड वाले में, उस तरह से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, जो धन विधेयक है ये है या नहीं, ये जो निर्धारित करने का काम होता है लोकसभा के अध्यक्ष का काम होता है। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक धन विधेयक आमतौर पर करों, उधार और धन के व्यय, लेखा परीक्षा और लेखा समेकित और आकस्मिक निधि आदि से संबंधित मुद्दों से संबंधित यह धन विधेयक होता है। धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। यानी कि क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि धन विधेयक को कहाँ पर पेश किया जाता है, तो लोकसभा में या राज्यसभा में। तो लोकसभा में इसको पेश किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के पास यह निर्धारित करने का अंतिम अधिकार है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अनुच्छेद 110(3) में कहा गया है ये कि लोकसभा अध्यक्ष यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये आपका अनुच्छेद 110(3) में मिलता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अध्यक्ष लोकसभा में पीठासीन अधिकारी होता है, जिसे लोकसभा के सदस्यों के भीतर से चुना जाता है और भारतीय संसद लोकतंत्र यानी संसदीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण ये स्थान ये रखता है लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक के मामले में स्पीकर एक शक्तिशाली भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैस यानी कि कौन से गैस वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार नहीं है? इसमें से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएगा, आर्गन गैस। डी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। इनमें से वैश्विक तापन के लिए जो जिम्मेदार गैस नहीं है इसका नाम आर्गन गैस है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए अत्यधिक जिम्मेदार है, तो ये तो जिम्मेदार है। यहाँ पर जितने भी गैसेस आपको दिख रहे हैं, मीथेन, जलवाष्प और ओजोन गैस, ये सभी वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है। इनमें से जो नहीं है वो पूछा है तो ये आर्गन ही है। और वैश्विक तापन आप बोल लीजिएगा या ग्लोबल वार्मिंग बोल लीजिएगा, बात एक ही है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जो जिम्मेदार गैस है इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, क्वेश्चन हो सकता है आपसे बन जाए। वायुमंडल में सांद्रता, उष्मा अवशोषण और गैस का जीवन काल जैसे विभिन्न कारक ग्लोबल वार्मिंग में गैस के योगदान को तय करते हैं। सभी ग्रीन हाउस गैसों में से CO2 के उच्च सांद्रता
होती है इसमें उच्चतम सांद्रता, और इसमें उच्च ताप अवशोषण क्षमता भी होती है CO2 में। ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाली गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और जलवाष्प, ये जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था या कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था सिवनेर में। सिवनेर यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? डिटेल कवर करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 से 1680 तक, इनका जन्म वर्ष 1630 में सिवनेरी किले में हुआ था। क्लियर है? उनके पिता शहाजी भोसले और माता जीजाबाई थी। उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और उन्होंने वर्ष 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण की थी। चौथ और सरदेशमुखी मराठा द्वारा अपने पड़ोसी देशों में एकत्र किए गए कर थे। ध्यान रखिएगा, चौथ कर और सरदेशमुखी कर, ये दो तरह के कर इसमें होते थे मराठों के द्वारा। छत्रपति शीर्षक शिवाजी द्वारा उनके राज्याभिषेक पर बनाया गया था, जिसका अर्थ केवल राजा या महाराजा शब्द का उपयोग की तुलना में, जिसका अर्थ सिर्फ एक राजा होता या एक रक्षक होता है, छत्रपति। क्लियर है? तो भोसले की जो उत्पत्ति है दक्कनी टिल्लर प्लेसमेन में की आबादी के बीच हुई, जिन्हें कुनबी और मराठा के नाम से जाना जाता था। भोसले मराठा वंश व्यवस्था के भीतर एक प्रमुख समूह है। छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था। क्लियर है? और सिवनेर में इनका जन्म हुआ था, सिवनेर में, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, सिवनेर में। छत्रपति शिवाजी के तत्काल उत्तराधिकारी की बात करें तो संभाजी, राजाराम और साहू। साहू की मृत्यु के बाद पेशवाओं और मराठों ने अपनी शक्ति बढ़ाई थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ और एवं खगोलविद कौन था? क्वेश्चन है आपका, गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन था? आपका सही जवाब यहां से हो जाएगा आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल के सर्वप्रथम गणितज्ञ और खगोलविद आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी के दरबार में थे। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी और आर्य सिद्धांत की रचना की। इसके अलावा आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। उन्होंने यह भी खोज की थी कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसके अलावा गुप्तकाल के प्रमुख वैज्ञानिकों की बात करें तो इनमें आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त शामिल थे। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विक्रेता बाजार उस स्थिति का घोतक है जहां आपका इसके आगे क्या आएगा ये आपको बताना है। विक्रेता बाजार उस स्थिति का घोतक है। क्लियर है? इसके आगे जो वर्ड आएगा ये आपको बताना है, कौन सा सेंटेंस आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा। तो आपका यहाँ पर देखिए, विक्रेता बाजार उस स्थिति का घोतक है जहां आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस चीनी यात्री को वर्तमान में शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा गया है? किस चीनी यात्री को वर्तमान में शाक्य मुनि, है ना, और यात्रियों का राजकुमार कहा गया? तो ये जो कहा गया ये किसे कहा गया? हेनसांग को कहा गया। हेनसांग यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो हर्षवर्धन जो थे पुलकेशिन चालुक्य वंश के शासक थे। देखिए एक चीज और आप याद रखिएगा, किस नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था? तो पुलकेशिन जो द्वितीय था ये चालुक्य वंश का शासक था, इसने हर्षवर्धन को हराया था। तो ये हराया था नर्मदा नदी के किनारे। हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर रहेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस के एग्जाम में अभी बना है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री थे? इनका नाम बताना है आपको। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? क्लियर है? आपका जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लेगून को क्या कहा जाता है? तो इसके बीच में जो विकसित होते हैं लेगून, उनको बोला जाता है बोट चैनल। सी ऑप्शन, बोट चैनल इनको बोला जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जो देखने को मिलती है, रीफ ये देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूटोपिया किसकी रचना है? यूटोपिया किसकी रचना है? सही जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, टॉमस मूर की। यूटोपिया जो रचना है ये टॉमस मूर की है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से भी आपका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है। ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के जो उपन्यासकार हैं इनका नाम आपको बताना है और इनका नाम है वृंदावन लाल वर्मा। इनके द्वारा ही मृगनयनी जो उपन्यास है ये लिखा गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है। आपसे क्वेश्चन जीएस का बना है कि शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है ये कहाँ पर होता है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्लियर है। देखिए शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है ये वृषण में होता है। वृषण यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए रिक्त स्थान या डैश की जाती है। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए जो की जाती है ये बायोप्सी होती है, बायोप्सी, तो ये की जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है ये हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल 25 जनवरी यानी कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मियादी ज्वार किस कारण होता है। मियादी जो ज्वार होता है ये किस कारण होता है, तो ये होता है बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ। पोलो खेल का जो प्रचलन हुआ ये भारत के मणिपुर में हुआ। कहाँ पर, मणिपुर में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोलो खेल का प्रचलन भारत के मणिपुर राज्य में हुआ। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं। तो मुक्केबाजी की जो स्पर्धा होती है इसमें जो 3-3 मिनट के बेसिकली होते हैं, 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं। ध्यान रखिएगा 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ से सी जवाब आपको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है। आइस हॉकी का खेल परिसर जो बोला जाता है इसको रिंक बोला जाता है, रिंक के नाम से, तो बी ऑप्शन सही जवाब यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की जो शुरुआत की थी ये किसने की थी, तो ये की थी मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की जो स्थापना की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी। रास बिहारी बोस ने इसकी स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। तो प्रकृति में सबसे मीठी जो शर्करा है इसका नाम है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था हेमू। हेमू यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से सही चला जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है राष्ट्रीय जीव विज्ञान यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आप सभी को बताइए हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने भारत का अत्याधुनिक यानी कि आधुनिक नक्षत्र किसे कहा। अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र जो कहा था ये किसे कहा था, तो ये राजा राम मोहन राय को कहा था। राजा राम मोहन राय यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी। इनका नाम आपको बताना है और इनका नाम है शिरीन इबादी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम जो महिला थी इनका नाम है शिरीन इबादी। अगला क्वेश्चन है नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार जो समारोह आयोजित होता है ये ओस्लो में होता है। ओस्लो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओस्लो जो आता है ये यूरोप में आता है, यूरोप महाद्वीप में, और नॉर्वे देश की जो राजधानी है ये है ओस्लो। और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर जो होता है 10 दिसंबर इस दिन यहाँ पुरस्कार दिया जाता है नोबेल शांति पुरस्कार। तो ध्यान रखिएगा ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, जो कि यूरोप में महाद्वीप में है, यहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है। फलों में विटामिन डी जो होता है ये नहीं पाया जाता है। विटामिन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये फलों में नहीं पाया जाता है, ये धूप से, सूर्य की जो प्रकाश होती है उससे प्राप्त होता है विटामिन डी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का प्राचीनतम स्थान था। शिक्षा का प्राचीनतम जो स्थान था इसका नाम है तक्षशिला। तक्षशिला ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है। यानी कि आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। महादेवी वर्मा यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहावसान कब हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो देहावसान हुआ है ये हुआ है 1964 में, 1964 में, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्रमिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान कितना होता है, तो ये होता है 0। क्रमिक तापमान पर क्रांतिक
तापमान पर पृष्ठ तनाव का जो मान होता है ये शून्य होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युद्ध के रोमन देवता के नाम पर किस महीने का नाम रखा गया है? युद्ध के रोमन देवता के नाम पर किस महीने का नाम रखा गया? तो मार्च महीने का नाम रखा गया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर चला जाएगा। एयरफोर्स 1 क्या है? एयरफोर्स जो 1 है ये क्या है? तो यह है अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान। अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान है एयरफोर्स 1। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों का वहाँ धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं कहलाता है। बौद्धों का वहाँ धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथा संकलित है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको जातक के नाम से जाना जाता है। जातक हमारा बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो इसका नाम है स्क्लेरेनकाइमा। कि हमारा जो करेक्ट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के हृदय में डैश कक्ष होते हैं? मछलियों के हृदय में जो कक्ष होते हैं इनकी संख्या 2 है। 2 आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणकोश प्राय होता है? आवर्तबीजी पौधों में या पादपों में भ्रूणकोश या भ्रूणकोश प्राय होता है? तो ये होता है द्विगुणित। द्विगुणित ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि उच्चतम वेग से, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में आपसे बताया गया है ध्वनि उच्चतम वेग से आगे क्या आएगा? तो ध्वनि जो होती है ये उच्चतम वेग से 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करती है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है? तो भारत में गन्ने की जो खेती है ये एक रोपण कृषि का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा रोपण कृषि का एक उदाहरण है। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। क्लियर है? तो इसका जो ऑप्शंस आपको देखना है, पहला तो किसके विरुद्ध किया था, इस तरह से आई थिंक ये पूछा गया होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध ये इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? टुंड्रा प्रकार की जो जलवायु इसका दूसरा नाम होता है ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन करता है? अनुच्छेद 17 आपका यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना में किस प्रकार के डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है? प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो बेसिकली डेबिट कार्ड का यूज़ होता है ये होता है रुपए डेबिट कार्ड का यूज़। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुपए डेबिट कार्ड जो होता है इसका यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राजद्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राजद्वीप का परिवर्तित जो नाम है ये क्या है? तो ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का 25वां हाईकोर्ट कौन सा है? देश का 25वां हाईकोर्ट कौन सा बना है? तो ये तेलंगाना जो हाईकोर्ट है ये देश का 25वां हाईकोर्ट है। हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज यहाँ पर हमने टॉप 50 क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए। आई थिंक यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको मिली होगी क्वेश्चंस को समझने में। आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो गई होगी। अब कितना स्कोर आपने किया है इस वीडियो में, अगर आपने स्कोर किया है, चेकआउट किया है, टेस्ट दिया है तो आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि कितना स्कोर आपका 50 में से हुआ है। क्लियर है? और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इसी तरह की, और इसके लिए हम आपके लिए लगातार वीडियोस लेकर आए। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो भी अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और गाइज आपके लिए स्पेशल देखिए आपका जो जीके है इसमें जीके जीएस तो आ ही रहा है, स्टैटिक जीके वाला और भी जो जीके बनता है वो, इसके अलावा करंट अफेयर भी आपका बनता है। तो करंट अफेयर के लिए हम एग्जाम टाउन पर लगातार आपको वीडियोस दे रहे हैं। हमने सीएम और गवर्नर वाली जो नई वीडियो है दे दी है अपडेटेड, पूरी आज तक पूरी तरह से अपडेटेड वीडियो दे दी है। क्लियर है? इसके अलावा जनवरी से दिसंबर 2023 का पूरा जो करंट अफेयर है इसका वीडियो भी दे दिया है एग्जाम टाउन चैनल पर। तो नहीं देखा है तो देख के जाइएगा, सीधे सीधे वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्लियर है? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस चैनल पर आप एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिले तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा जिसके भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? आप सभी से रिक्वेस्ट है कि गाइस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।